जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CSS टाइमलाइन। होप सो यू पीपल आर डूइंग वेल। हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, रिलेशनशिप्स विद इंडिया, अफ़गानिस्तान, चाइना, US एंड मिडिल ईस्ट। अगर हम पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का ओवरव्यू देखें तो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है मल्टीपल फैक्टर्स पर शेप की जाती है और ये फैक्टर्स में इंक्लूड है पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन, पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स, पाकिस्तान का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस इन कंट्रीज़ के साथ और पाकिस्तान की इकोनॉमिक नीड्स। अगर हम पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को समराइज़ करें तो हमारे पास सबसे पहले पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी आती है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए उसकी प्रायोरिटी पे है। पाकिस्तान अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए और अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए अपने रिलेशनशिप्स को इंडिया के साथ जो है उनको प्रोसीड कर रहा है और पाकिस्तान का जो अनसॉल्व कश्मीर कन्फ्लिक्ट है वो भी इनमें एक मेन रीज़न है। अगर हम पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखें तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो स्पेशली चाइना के साथ है, मिडिल ईस्ट के साथ है और US के साथ है, उनकी बेस पर पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी शेप देता है। अगर हम पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन देखें तो पाकिस्तान अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशन की वजह से अपने आप को ग्लोबल पार्स में और रीजनल प्लेयर्स में अपने रिलेशनशिप को बैलेंस किए हुए है ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को और अपने इन्फ्लुएंस को इस रीजन में इंश्योर कर सके। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि पास्ट में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किन फैक्टर्स पर शेप की गई और कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया। तो अगर हम पाकिस्तान की एवोल्यूशन को देखें तो सिंस 1947 से पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो बहुत सी सिवरल पिवटल मोमेंट्स थे जिन्होंने उसको इन्फ्लुएंस किया। सबसे पहले हम इनिशियल स्ट्रगल्स को देखें और पार्टीशंस को देखें तो पाकिस्तान की पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया से 1947 में जब हुई तो एट दैट टाइम पाकिस्तान का इंडिया के साथ इमीडिएट एक कन्फ्लिक्ट जो है वो लीड हुआ और उसके साथ साथ कश्मीर इशू भी चलता रहा। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पर इन इश्यूज़ ने जो है एक अपना इम्पैक्ट दिया जिससे पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री को अलाई किया US के साथ और UK के साथ। अगर हम कोल्ड वार के इरा में देखें तो कोल्ड वार ने भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को जो है इम्पैक्ट किया है। पाकिस्तान ने कोल्ड वार के इरा में अपने आप को अलाइन किया वेस्ट के साथ, सीटो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और सीटो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को क्यों अलाइन किया, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो US के साथ US के सपोर्ट पे था, तो इसलिए पाकिस्तान जो है सोवियत का काउंटर करना चाहता था एशियन रीजन में, इसलिए पाकिस्तान ने अपने रिलेशनशिप को US के साथ शेप में दिया। अगर हम पोस्ट 9/11 का इवेंट देखें और वार ऑन टेरर का रीजन देखें तो पाकिस्तान ने अपने आप को एट दैट टाइम भी फ्रंट लाइन पे रखा और पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट थी जो वार ऑन टेरर में थी और पाकिस्तान ने एट दैट टाइम अपने आप के रिलेशनशिप्स को US के साथ एक न्यू फेज़ में लेकर आया। एट दैट टाइम पाकिस्तान को बहुत सी कोऑपरेशंस की US के साथ। पाकिस्तान की कोऑपरेशन ये थी कि पाकिस्तान ने अपनी लैंड प्रोवाइड की US को, अपनी एयर स्पेस जो है उसमें ऑटोनॉमी दी US को कि वो उसको यूटिलाइज़ कर सके और US जो है वो पाकिस्तान की जो लैंड है और एयर स्पेस है उसको यूटिलाइज़ करते हुए अफ़गानिस्तान में तालिबान और अलकायदा की जो मिलिटेंट ग्रुप थे उनको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान का कोऑपरेशन उसे बहुत ज़रूरी था। तो एट दैट टाइम पाकिस्तान ने अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो भी प्रोवाइड की, अपनी मिलिट्री प्रोवाइड की और इन रिटर्न जो US है उसने पाकिस्तान को बहुत सी मिलिट्री एड से नवाजा और उसके साथ साथ पाकिस्तान को बहुत सी टेंशन्स भी फेस करनी पड़ी। पोस्ट 9/11 के इरा में वार और टेरर के रीजन में जब पाकिस्तान को बिलियन ऑफ डॉलर्स की एड रिसीव हो रही थी, एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लिए एक टेंशन भी रेस हुई और वो टेंशन जो थी रेफ्यूजी क्राइसिस थे। मिलियन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज़ जो थे वो अपने रीजन से, अपने कंट्री से फ्ली करके पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में रहना स्टार्ट हुए जिससे पाकिस्तान के सिक्योरिटी के कंसर्न रेस हुए। अब हम कंट्री वाइज पाकिस्तान के रिलेशनशिप देखते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान के रिलेशनशिप को
इंडिया के साथ अगर हम देखें तो हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन जो है प्राइमरीली इन डिफ़ाइन करते हैं इनकी लिगेसी ऑफ पार्टीशन को, जिसमें कश्मीर का डिस्प्यूट भी आता है। इन बोथ कंट्रीज़ में मल्टीपल वार्स जो हैं वो फॉट की गई। 1947 की वार थी, उसके बाद 1948, 1965, 1971 और कारगिल वार 1999 की वार थी। इन वार्स में पाकिस्तान और इंडिया जो है वो फ्रीक्वेंटली इंगेज रहे, जिससे इनके डिप्लोमेटिक एक्सचेंज जो थे वो हॉस्टाइल थे। इन सब के साथ साथ जो कश्मीर का अनसॉल्व इशू था उसने टेंशन को एग्जर्सरबेट किया, टेंशन को बढ़ाया। सबसे की इशू जो है पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में वो कश्मीर का डिस्प्यूट है। 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन होती है तो एट द सेम टाइम प्रिंस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड रीजन होता है, जिससे मल्टीपल वार्स जो हैं वो लीड होती हैं और इन दोनों स्टेट के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहता है, जिससे क्या होता है कि ये रीजन जो है डिवाइडेड होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर में और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान में। इंडिया जो है वो कश्मीर को अपना एक इंटरनल मैटर के तौर पर देखता है। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने एडवोकेट्स किया है प्लेबिसाइड को यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के अंडर, जिसमें क्या है कि कश्मीर की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो ऑलमोस्ट 70% वहाँ पे मुस्लिम्स हैं। उन मुस्लिम से उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि वो क्या चाहते हैं। उसके बाद अगर हम बॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। इंडिया ने एक्यूज़ किया है सिवरल टाइम के पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करता है और करता आ रहा है, लाइक लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है। और ये जो एलिगेशन है पाकिस्तान पर वो इम्पोज़ किया गया है कि पाकिस्तान जो है वो टेरर अटैक्स में इन्वॉल्व है जो कश्मीर में होते हैं और सिवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया में हुए। बट पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया और इस क्लेम किया है कि इंडिया जो है वो अफ़गान तालिबान को यूटिलाइज़ कर रहा है पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर में डिस्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। अगर न्यूक्लियर आर्म रेस देखें तो बहुत कंट्रीज़ जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन को पोजेस करते हैं। इनका जो कश्मीर का कन्फ्लिक्ट है ये क्रिटिकल कन्फ्लिक्ट है और बहुत नेशंस जो हैं वो स्टिल प्रिवेंट हैं फुल स्केल वार से, बट उनका जो कश्मीर का इशू है वो स्टिल अनसॉल्व्ड है। अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट देखें और रीसेंट टेंशंस देखें तो हमारे पास पुलवामा अटैक आता है और बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स हैं। 2019 में पुलवामा अटैक होता है 14 Feb 2019 में, जिसमें क्या होता है कि 14 इंडियंस पहला मिलिट्री सोल्जर्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। इससे टेंशन जो है वह एस्केलेट होती है और क्लेम किया जाता है कि जैश ए मोहम्मदी जो मिलिटेंट ग्रुप है उसने ये अटैक जो है लॉन्च किया है और इसका रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने सिवरल अटैक्स जो है वो इंडिया की सॉइल पर किए और उनका रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान था। और जो बॉम्बर होता है इसमें वो अदील अहमद दार है और वो लोकल कश्मीरी मिलिटेंट होता है जो कि जैश ए मोहम्मदिया को ज्वाइन किए हुए होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि पुलवामा अटैक के रिस्पांस में 26 Feb 2019 में इंडिया जो है वो एक एयर स्ट्राइक को लॉन्च करता है, कैरी करता है बालाकोट में, जहाँ पे जैश ए मोहम्मदिया का ट्रेनिंग ग्रुप होता है पाकिस्तान में। और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन बंदर जो है कहते हैं। और इस ऑपरेशन में क्या होता है कि बालाकोट में जैश ए मोहम्मदिया के ट्रेनिंग कैंप के ऊपर एयर स्ट्राइक की जाती हैं और इससे क्या होता है कि क्रॉस बॉर्डर में सिग्निफिकेंट टेंशन जो है वह एस्केलेट होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो इंडिया है वो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देता है 2019 में। इंडिया जो है वो इस डिसीजन को रिवोक करता है कि जो स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको ख़त्म कर दिया गया है हमारी तरफ से। इसके रिस्पांस में क्या है कि पाकिस्तान जो है स्ट्रांगली कंडेम करता है। अगर हम करंट एनालिसिस देखें तो रिसेंटली 22 अप्रैल 2025 में फलगम टेरर अटैक होता है
और इससे क्या होता है कि करंट सिचुएशन जो बहुत कंट्रीज़ में सिग्निफिकेंटली वो फॉरेन पॉलिसी को शेप कर रही है। ये डेडली अटैक होता है कश्मीर के रीजन में, जिसमें इंडिया जो है वो अक्यूज़ करता है कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है मिलिटेंट को, और पाकिस्तान के थ्रू ये अटैक किया गया है। और इसके रिटेलिएट में इंडिया ने पाकिस्तान पर जो है कुछ इम्पोजिशंस की हैं, जिसमें क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है, और उसके साथ साथ ट्रेड की टाइज को हेल्ड किया गया है, सार्क के वीज़ा की एग्जम्पशन की गई है, और अतारी वाघा बॉर्डर को क्लोज़ कर दिया गया बहुत कंट्रीज़ की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान का क्या स्टैंड है? पाकिस्तान ने असिस्ट की है कि ये जो इशू हुआ है पहलगाम अटैक हुआ है, इस पर न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू किया जाए ताकि पीस को एडवोकेट किया जाए, जो बहुत कंट्रीज़ के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि बहुत कंट्रीज़ जो हैं वो चैलेंजेस को फेस करेंगे, जिसमें उनकी इकॉनमी की इंस्टेबिलिटी आ जाती है। उसके साथ साथ अगर हम इनकी प्रायोरिटीज़ को देखें तो नेबर कंट्रीज़ के साथ और जो टेंशन क्रिएट होगी, उससे क्या होगा कि डोमेस्टिक सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कंसर्न्स रेस होंगे। अगर हम पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पास्ट में लाहौर डिक्लेरेशन 1999 हुई, और 2004 के कंपोजिट डायलॉग्स थे जो कि फ्रूटलेस थे। बट अगर राइट नाउ देखें तो बहुत कंट्रीज़ के लिए पीस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पीस को अचीव करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एड्रेस करेंगे कश्मीर के इशू को, और अपने आप को इंगेज करेंगे सस्टेन डायलॉग्स में। नेक्स्ट हमारे पास आता है पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशनशिप। अगर हम हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप जो है वो बॉर्डर इशू की वजह से, ड्यूरेंट लाइन की वजह से कम्प्लेक्सिटी को फेस करते आए हैं। और इसमें क्या होता है कि जब ड्यूरेंट लाइन क्रिएट की जाती है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, तो एट दैट टाइम अफ़गानिस्तान जो है वो डिनाई करते हैं इस जो ड्यूरेंट लाइन का डिस्प्यूट है, इस पर एक डिस्प्यूट क्रिएटेड होता है। बॉर्डर जो है 1893 में ब्रिटिश जो है वो इसको ड्रा करते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये स्टैंस होता है कि हमारे पख्तून जो है वो क्रॉस बॉर्डर भी हैं, तो हमें डिवाइड कर दिया गया है, हमारे एथनिक ग्रुप को हमसे सेपरेट किया गया है, और हमारी आइडेंटिटी को डिवाइड कर दिया गया है। ये एक इशू होता है ड्यूरेंट लाइन का। उसके बाद अगर की फैक्टर्स में देखें तो ड्यूरेंट लाइन के बाद हमारे पास आते हैं सोवियत इन्वेजन 1979 की। सोवियत इन्वेजन एक इशू होता है जिसमें क्या होता है कि अफ़गानिस्तान में सोवियत की इन्वेजन होती है, तो अफ़गानिस्तान में बहुत से क्राइसिस आते हैं, और इन क्राइसिस और सिक्योरिटी चैलेंजेस की वजह से बहुत से अफ़गान जो हैं वो वहाँ से डिस्प्लेस होते हैं, और बहुत से अफ़गान जो हैं वो रेफ्यूजीज़ बनकर मिलियंस की क्वांटिटी में पाकिस्तान में आ जाते हैं। मिलियन ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़ को पाकिस्तान होस्ट करता है। उसके बाद हमारे पास 1990 का इरा आ जाता है, जब तालिबान का इरा होता है, जिसमें 9/11 का अटैक होता है यूएस के ऊपर, और यूएस जो है वो रिटेलिएट करता है, और रिटेलिएट में वो अटैक करता है अफ़गानिस्तान पर। और यूएस को अफ़गानिस्तान के पर अटैक करने के लिए यहाँ पे पाकिस्तान की बहुत ही एक क्रिटिकल नीड होती है, पाकिस्तान की ज़रूरत होती है, और पाकिस्तान यूएस को सपोर्ट करता है। उससे पहले पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही 9/11 का अटैक होता है तो पाकिस्तान जो है वो यूएस को सपोर्ट करता है, यूएस को अपनी लैंड प्रोवाइड करता है, और उसके बाद यूएस को अपनी एयर स्पेस जो है वो प्रोवाइड करता है, अपनी बेसिस प्रोवाइड करता है, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और मिलिटेंट को प्रोवाइड करता है कि वो तालिबान को और अलकायदा की जो टेरर ग्रुप है उसको ख़त्म कर सकें अफ़गानिस्तान में, ताकि अफ़गानिस्तान की वजह से जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स आ रहे हैं और क्राइसिस आ रहे हैं, पाकिस्तान उनसे बच सके। और इन रिटर्न जो यूएस है वो पाकिस्तान को बहुत से सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एड्स प्रोवाइड करता है बिलियन ऑफ डॉलर्स में। तो पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक नीड्स को देखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को मूव करता है।
उसके बाद क्या होता है कि 2021 में तालिबान रिटर्न इनटू पावर होते हैं और 2021 में यूएस जो है वो विड्रा कर लेता है अफ़गानिस्तान से। इससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी आती है वेस्टर्न बॉर्डर्स में, और पाकिस्तान जो तालिबान होते हैं वो अफ़गान को कंट्रोल कर रहे होते हैं एट दैट टाइम, और अफ़गान की रजीम जो अगेन आ जाती है, और क्रॉस बॉर्डर जो टेंशन्स होती है पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की अगेन राइज हो जाती है। मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं ड्यूरन लाइन के अक्रॉस, मिलिट्रीज होती हैं, और पाकिस्तान जो है वो काउंटर टेररिज्म की एफ़र्ट्स को नेसेसरी व्यू कर रहा होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें हमारे पास दोहा एग्रीमेंट 2020 आ जाता है, जिसमें अरेबियन स्टेट लाइक अफ़गानिस्तान और यूएस के दरमियान एक पीस टॉक होती है कि बहुत कंट्रीज़ में पीस को मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चाइना के और पाकिस्तान के रिलेशनशिप। चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप जो है वो सिंस 1960 से है, और ये एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप रहा है, इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है बहुत कंट्रीज़ की, बिकॉज इनकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बेस कर रही है। बहुत कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान इंडिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इस रीजन में चाइना को सपोर्ट कर रहा है, और अगर हम चाइना को देखें तो चाइना भी अपनी ट्रेड रूट के लिए पाकिस्तान को यूटिलाइज़ कर रहा है और सपोर्ट भी कर रहा है। अगर की एस्पेक्ट्स देखें चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के, तो सबसे पहले हमारे पास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट रहता है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो 2013 में स्टार्ट हुआ। ये एक सिग्निफिकेंट बायलैटरल रिलेशनशिप था जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट $65 बिलियन है। इसमें अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे $15 बिलियन इन्वेस्ट किए गए। अगर एनर्जी की इन्वेस्टमेंट देखें तो $35 बिलियन एनर्जी की इन्वेस्टमेंट थी। जो रिमेनिंग थे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और कुछ कंस्ट्रक्शंस के लिए डीप सी पोर्ट इन ग्वादर पे इन्वेस्ट किए गए, जिससे क्या हुआ कि चाइना ने पाकिस्तान को एक्सेस करते हुए अपने ट्रेड रूट को फैसिलिटेट किया, जो सेंट्रल एशियन और अरेबियन सी को प्रोसीड करता है। उसके बाद अगर हम मिलिट्री कोऑपरेशन को देखें तो चाइना और पाकिस्तान के मिलिट्री कोऑपरेशन, इनकी मिलिट्री की ट्रेनिंग, इनकी एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस शेयरिंग, उसके बाद चाइना का पाकिस्तान को अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के सप्लाई करना, उसके बाद फाइटर जेट जो है वो भी इसमें शामिल हैं जो चाइना ने पाकिस्तान को सप्लाई किए। सबमरीन और मिसाइल्स जो हैं वो भी चाइना ने पाकिस्तान को सप्लाई किए। अगर न्यूक्लियर ऑपरेशन देखें तो जब पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर डेवलपमेंट स्टार्ट की तो एट दैट टाइम चाइना ने क्रूशियल रोल प्ले किया अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सप्लाई करते हुए, और पाकिस्तान के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को असिस्ट करने में पाकिस्तान को बहुत ही सपोर्ट किया। अगर हम जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देखें तो पाकिस्तान और चाइना जो है अलाई हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है अपने आप को चाइना के साथ और यूएस के साथ दोनों पार्ट्स के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस कर रहा है। अगर हम फ्यूचर पर प्रोस्पेक्ट देखें तो पाकिस्तान की नीड जो है वो इकोनॉमिक की ग्रोथ है, जीडीपी की ग्रोथ है। उसके बाद पाकिस्तान अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए अपने कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और फॉरेन एड्स के लिए पाकिस्तान अपनी मिलिट्री टाइज जो है चाइना के साथ उनको कंटिन्यू किए हुए है। सीपैक जो है उसका एक सेंटर पीस है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने यूएस के साथ भी अपने रिलेशनशिप को बैलेंस किया हुआ है। तो पाकिस्तान एट दैट टाइम एक स्ट्रेटजिक मूव ले रहा है जिसमें बहुत सुपर पावर्स है। पाकिस्तान जो है अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने कंसर्न्स के लिए रिलेशनशिप्स को मेंटेन किए हुए है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान का रिलेशनशिप को यूनाइटेड स्टेट के साथ स्पेसिफिकली देखें, अगर हम हिस्टोरिकल ओवरव्यू देखें तो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप जो है वो फ्लक्चुएटिंग रहे हैं। अगर हम कोल्ड वार इरा में देखें तो पाकिस्तान जो है वो अलाय था यूएस का,
और पाकिस्तान ने मिलिट्री अलायंस जो है उनको भी ज्वाइन किया, लाइक सीटो। 1954 में साउथ ईस्टर्न एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मनीला पैक्ट भी कहते हैं, उनके साथ अलायंस किया। और पाकिस्तान को जो है इस रीजन में थ्रेट था कि कम्युनिस्ट अप्रोच है वो प्रोसीड कर रही है, तो इसलिए पाकिस्तान ने अपने आप को ज्वाइन कर लिया इन सीटों के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1977 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सीटो, ये डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 24 फेब 1955 में ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम जो है वो इसको बनाते हैं। इसको बगदाद पैक्ट और मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसका क्या रोल होता है, ये भी एक मिलिट्री अलायंस होती है कोल्ड वार इरा में। उसके बाद अगर हम पोस्ट 9/11 की इरा को देखें और वार ऑन टेरर पे देखें, तो 9/11 के अटैक के बाद पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप थे, अफ़गानिस्तान के तालिबान थे, इनको सपोर्ट करने की बजाय पाकिस्तान ने यूएस को सपोर्ट किया। यूएस के मिलिट्री ऑपरेशन जो अफ़गानिस्तान में हुए, उनको पाकिस्तान ने लॉजिस्टिकली सपोर्ट किया। और ये अलायंस जो है ये इससे फ्रीक्वेंट टेंशन भी इवॉल्व हुई। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज उसकी जो हैं और मिलिट्री की एड्स जो हैं वो यूएस के लिए थी, और यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक की। इस सब के लिए जब यूएस ये सब कर रहा था, तो पाकिस्तान यूएस को अपनी लैंड प्रोवाइड कर रहा था, अपने एयर स्पेसेस को जो है वो प्रोवाइड कर रहा था यूएस को। उसके बाद अगर हम सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप देखें, तो सिविलियन जो गवर्नमेंट है उसके क्लोज टाई रहे हैं यूएस के साथ हमारी मिलिट्री का, और इसका हमारी पॉलिसी पर बहुत ही एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहा है। अगर हम करंट और फ्यूचर डायनामिक्स में देखें, तो हमारी स्ट्रेटेजिक जो एक कंपटीशन है चाइना का और यूएस का। चाइना और यूएस जो दोनों सुपर पावर्स हैं और कंपटीशन में है, बट जो पाकिस्तान है वो चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस को मेंटेन और बैलेंस किए हुए, और ऑन द अदर हैंड जो है यूएस के साथ भी है। यूएस अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस कर रहा है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान में और एशिया में जो है वो बढ़ रहा है, और इसके मिलिट्री कोऑपरेशन जो है पर्टिकुलरली जो सी पैक है, इस कंसर्न्स को जो है यूएस एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को स्ट्रेटजिक मूव की नीड है। और अगर हम अफ़गानिस्तान को देखें, तो यूएस ने जब अफ़गानिस्तान से विड्रॉ किया 2021 में, तो तालिबान ने दोबारा जो है पाकिस्तान को अप्रोच किया है अपने रिलेशनशिप के लिए, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स को मिडिल ईस्ट में देखें, तो पाकिस्तान के मिडिल ईस्ट के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, गल्फ स्टेट्स के साथ जो रिलेशनशिप रहे हैं वो रिलीजियस बेस पर रहे हैं, और उसके बाद इकोनॉमिक टाइज और मिलिट्री कोऑपरेशन की बेस पर रहे हैं। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पर पाकिस्तान के इन इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप रहा है। पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया का अलाय रहा है और प्रोवाइड करता रहा है मिलिट्री सपोर्ट को, और डिफेंस इनिशिएटिव में भी पार्टिसिपेट किया है पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ। अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप्स को देखें, तो ऑलमोस्ट $3 बिलियन 2018 में सऊदी अरेबिया ने एज अ लोन पाकिस्तान को प्रोवाइड किया, ताकि पाकिस्तान अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्टेबलाइज कर सके। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने ऑयल को पाकिस्तान को क्रेडिट टर्म्स पर जो है वो प्रोवाइड किया, और पाकिस्तान को अलाउ किया कि पाकिस्तान इसकी जो पेमेंट है वो सिवरल मंथ और इवन ईयर्स के बाद जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, ताकि पाकिस्तान पर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए। उसके बाद अगर हम 2022 की बात करें, तो $1 बिलियन जो है सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया एडिशनल सपोर्ट एडिशनल सपोर्ट पाकिस्तान को, जब पाकिस्तान पे एक डिवास्टेटिंग फ्लड आया। पाकिस्तान के को हेल्प करने के लिए, पाकिस्तान को रिकवर करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $1 बिलियन की एड प्रोवाइड की गई सऊदी अरेबिया की तरफ से।
अगर हम मिलिट्री पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जो रिलेशनशिप रहे हैं वो स्ट्रेटजिकली डिफेंस सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं। और जब भी कोई एक्सटर्नल थ्रेट होता है तो सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री असिस्टेंस पर और एक्सपर्टीज़ पर रिलाई करता है। स्पेशली अगर 1973 में ईरानियन रेवोल्यूशन देखें तो एट दैट टाइम जो गल्फ़ रीजन की सिक्योरिटी थी वो एक प्रायोरिटी बन गई थी। अगर हम सऊदी अरेबिया के कंट्रीब्यूशन देखें पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में तो 1917 में और 1918 में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को हेल्प किया और स्ट्रेंथनिंग किया जब न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा चल रहा था और पाकिस्तान को फंडिंग प्रोवाइड की गई, मटेरियल प्रोवाइड किया गया। अगर हम पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देखें तो यूनाइटेड नेशन और ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को देखें तो इन जो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स हैं इन इंटरनेशनल फोरम पर पर्टिकुलरली जो सऊदी अरेबिया है वो पाकिस्तान को सिविल इशू में बैक प्रोवाइड कर रहा है। लाइक कश्मीर का डिस्प्यूट है अगर इंडिया के साथ तो जो सऊदी अरेबिया है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की पोजीशन को वहाँ पे सपोर्ट करता है। अगर हम डिप्लोमेटिक बैकिंग देखें क्राइसिस सिचुएशन में तो सऊदी अरेबिया ने क्राइसिस के टाइम पर 1971 की वॉर में भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब थी तो सऊदी अरेबिया ने अपनी वोकल सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में की और पाकिस्तान को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ़र की। उसके बाद पाकिस्तान ने वार और टेरर में जब अपने आप को पाया तो एट दैट टाइम पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए थी। अगर लेबर और रेमिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं जो सऊदी अरेबिया में वर्क परमिट पे वर्क कर रहे हैं और 5 बिलियंस जो हैं रिसेंट ईयर में जो है हमारी एनुअल रेमिटनेस थी $5 बिलियन। अगर हम पाकिस्तान के ईरान के साथ रिलेशनशिप देखें तो अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1947 से 1915 के टाइम ड्यूरेशन में तो पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइज थी। पाकिस्तान और जो ईरान है बोथ ने इंडिपेंडेंस गेन की थी मिड 20th सेंचुरी में और इन्हें नीड थी एट दैट टाइम कि अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को बिल्ड करें। बोथ कंट्रीज़ जो है उनके लिए सिग्निफिकेंट था उनका कल्चर, उनका रिलीजन जो कि मेजॉरिटी थी शिया की ईरान में और पाकिस्तान में सुन्नी मेजॉरिटी थी और जियोग्राफिकल कनेक्शंस की बेस पर भी इनके रिलेशनशिप जो है उनको नोट किया गया फ्रेंडली। अगर हम इकोनॉमिक ऑपरेशन से देखें तो बहुत नेशंस जो हैं उनके सिमिलर कंसर्न्स हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इंक्लूड ट्रेड में लाइक ऑयल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी एक कोऑपरेशन के तौर पर उनको जो है ट्रेड में इन्वॉल्व किया जा रहा है रीजन में। एग्रीकल्चर और ऑयल की जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत कंट्रीज़ के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इंक्लूड हैं और ट्रेड में इंक्लूड हैं और बहुत कंट्रीज़ जो हैं वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और कोऑपरेशन किया एट दैट टाइम। अगर हम कोल्ड वार इरा में देखें 1950 से 1917 के इरा में तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत कंट्रीज़ ने जो है इसका पार्ट थे सीटो 1955 में जो रीजनल डिफेंस के लिए एक अलायंस थी और यूनाइटेड स्टेट जो है इनकी बैक पे था और बहुत कंट्रीज़ जो है वो सोवियत की एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर रहे थे। और अगर हम देखें 1960 से 1970 में तो एट दैट टाइम जो ईरान है इसकी लीडरशिप शाह मोहम्मद रिज़ा के पास थी और ये की पार्टनर थे वेस्ट के और पाकिस्तान भी एट दैट टाइम वेस्ट का ही अलाय था। तो बहुत जो कंट्रीज़ थे इनमें कोऑपरेशन था डिफेंस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग की बेस पर। उसके बाद 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन होती है। ईरानियन रेवोल्यूशन में जो ईरान है वो इस्टेब्लिश करता है अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अंडर आयतुल्ला।
एट दैट टाइम जो है एक शिफ्ट देखा जाता है बोथ कंट्रीज़ में, और इनके बायलैटरल रिलेशनशिप पर एक इम्पैक्ट इम्पोज होता है इस शिफ्ट की वजह से। पाकिस्तान में जो है जनरल ज़ियाउल हक होते हैं, वो अपने आप को अलाई करते हैं सऊदी अरेबिया के साथ। सऊदी अरेबिया में सुन्नी पॉपुलेशन है, और ईरान में क्या होता है कि शिया पॉपुलेशन होती है। सुन्नी और शिया रिलीजन के ये जो सेक्टर हैं, इनमें कन्फ्लिक्ट होता है। इस कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान जो होता है जनरल ज़ियाउल हक के इरा में सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे दोनों की जो रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप होते हैं, उनमें एक शिफ्ट आता है। उसके बाद आता है 1980, जिसमें सोवियत अफ़गान वार होती है, और इंटरेस्ट जो होते हैं वो डाइवर्जिंग की तरफ मूव करते हैं। अफ़गानिस्तान जो है फ्लैश पॉइंट बन जाता है पाकिस्तान के लिए, और ईरान के लिए भी एक डिफरिंग इंटरेस्ट होता है। पाकिस्तान जो होता है वो एट दैट टाइम सपोर्ट कर रहा होता है मुजाहिदीन फाइटर को अगेंस्ट सोवियत इन्वेजन अफ़गानिस्तान को। और अगर हम ईरान को देखें तो ईरान आल्सो इम्पोज कर रहा होता है सोवियत को, और सपोर्ट कर रहा होता है अफ़गान के मिलिटेंट को। अगर हम सिक्योरिटी कंसर्न्स देखें तो बोथ नेशंस जो हैं, ईरान भी और पाकिस्तान भी, ये अपने बॉर्डर्स को शेयर कर रहे हैं तालिबान के साथ, और इसकी वजह से इनकी नेशंस के जो कंसर्न्स हैं तालिबान के साथ, और तालिबान का जो अफ़गानिस्तान में राइज़ होना है, तो जो पाकिस्तान है वो सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, और ईरान जो है वो अपोजिशन क्रिएट कर रहा है डिप्लोमेटिक स्ट्रेन में। अगर इम्प्रूवमेंट की देखें तो 2010 में और 2015 में बॉर्डर सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए 2010 में बोथ कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। कोऑपरेशन होता है बॉर्डर सिक्योरिटी की वजह से, और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एफ़र्ट्स की जाती हैं। और इनका फोकस क्या होता है कि मिलिट्री ग्रुप जो होते हैं बलोच रीजन में, उनको काउंटर किया जाए। उसके बाद इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशनशिप देखें तो बहुत कंट्री पाकिस्तान और ईरान जो है वो एग्री करते हैं कि वो अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को इन्हेंस करेंगे, स्पेशली ट्रेड में जो एनर्जी एरियाज़ हैं और गैस पाइपलाइन है। आईपीआई पाइपलाइन जो ईरान पाकिस्तान इंडिया प्रोजेक्ट, वो जो है डिले हो जाता है इंटरनेशनल सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर लगी हुई हैं उसकी वजह से। लेकिन इसके बाद जो ईरान के गैस के रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान की एनर्जी की नीड है। उसके बाद अगर हम ईरान को देखें तो पाकिस्तान जो है उसके कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहे ईरान के साथ, रिलीजन्स डिफरेंस की वजह से, पाकिस्तान में सुन्नी मेजॉरिटी की वजह से और ईरान में शिया मेजॉरिटी की वजह से। उसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स से रिलेटेड बॉर्डर के जो इश्यूज़ हैं और सेक्टेरियन वायलेंस की वजह से भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो रिलेशनशिप थे वो कॉम्प्लिकेटेड थे। इनके जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स थे रीजन में, उसकी वजह से भी। अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट देखें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, तो यमन कन्फ्लिक्ट जो है जिसमें हौथीज़ एक ग्रुप है जो कि शिया ग्रुप है और उसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे भी एक कन्फ्लिक्ट है। और उस कन्फ्लिक्ट के बावजूद और सऊदी और ईरान की राइवलरी के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी जो बहुत कंट्रीज़ के साथ अलायंस है वो एक न्यूट्रल पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है बहुत कंट्रीज़ में, और अपने जो टाइस हैं उनको नॉर्मलाइज रखा है अरेबियन कंट्रीज़ में, अपनी इंटरेस्ट को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को और सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए। तो हम करते हैं अपने टॉपिक को यहाँ पे कंक्लूड। अगर हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कम्प्लेक्स है इसकी जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से और इसके नेशनल इंटरेस्ट की वजह से। क्या होता है कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, चाइना और यूएस सुपर पावर्स के साथ, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ जो है वो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से ड्राइव होती आ रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंसिडरेशन और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान उनको अपने माइंड में रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को बिल्ड करता है, शेप देता है। और अगर हम फ्यूचर
के कंटेक्स्ट में बात करें तो पाकिस्तान के फ्यूचर में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो तभी इसी बात पर डिपेंड करेगी कि पाकिस्तान की जो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को पाकिस्तान किस तरह नेविगेट करता है, और नेविगेट करने की जो एबिलिटी है और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने की जो पाकिस्तान की ट्राई है, उसकी बेस पर पाकिस्तान जो है अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करेगा, बैलेंस करेगा, शेप देगा। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का होता है एंड। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।